अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपसे। प्लीज अपडेट कर दीजिएगा मुझे। बेटा आज हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर एनर्जी। बेटा न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आसान। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है डिटेक्शन ऑफ रेडिएशंस पे बात की थी। तो डिटेक्शन के लिए जो उसके जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनमें जीएम ट्यूब और काउंटर वगैरह पे डिस्कशन हुई थी। तो वो मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। आप प्लीज उसे देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आप जो है मुझसे फिजिकल क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो ये इंटायरली एक नया टॉपिक है, नई चीज है। आई होप मेरी बात समझ आ गई आपको। तो बेटा न्यूक्लियर एनर्जी की कैलकुलेशन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब इसमें जो E है दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड। वैसे तो रिलीज्ड ही है। डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब बेटा ये जो मास डिफेक्ट है, अगर आप इस मास डिफेक्ट को सोचते हैं तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास फर्ज करते हैं ये कोई एलिमेंट्स हैं, कोई न्यूक्लियाई है एक्स और दूसरा वाई है। ये इन दोनों का ये न्यूक्लियर रिएक्शन से ये कोई एम और पी जो है, तो बेटा मैंने पहले भी कहा था ये पेरेंट न्यूक्लियाई हैं और ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं। साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा ये बात हमेशा याद रखें कि जो सम ऑफ मास ऑफ पेरेंट ये हमेशा ग्रेटर होगा सम ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनके मास का सम यानी इनके मास का सम हमेशा कम होगा, यानी पेरेंट्स का मास हमेशा ज्यादा होगा। वैसे मैंने आपको शुरू में क्लास में समझाया था कि जब बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हो जाएं, प्रोटॉन्स हो जाएं, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो कुछ एलिमेंट्स को रिलीज करता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? वन नोज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो एनर्जी कहाँ से इस रिएक्शन में आ रही है, इसको अब जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम ये समझ रहे हैं, हमें पता लग गया कि जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स है, इनका मास डॉटर के मुकाबले में ज्यादा है। अब इसका मतलब देयर इज सम डिफरेंस इन मास। तो दैट डिफरेंस इन मास, जो डिफरेंस इन मास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई
माइनस सम ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो इस तरह से ये मास डिफेक्ट कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो बेसिकली यही चीज आइंस्टाइन ने हमें सिखाई। उसने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद डेल्टा एम। जितना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ से जो इक्वेशन ड्राइव होती है दैट इज ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपके पास कांस्टेंट आ जाता है सी स्क्वायर। तो आई होप ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रही है। जी बेटा। तो तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज किस पे डिपेंड करेगी? मास डिफेक्ट पे। तो मास डिफेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है? जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं उनके मास का सम, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें डॉटर न्यूक्लियाइड के मास के सम से। पेरेंट का हमेशा ज्यादा होगा डॉटर के मुकाबले में। तो ये जो मास का डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। यही बात हमें आइंस्टाइन ने कही थी। यही बात हमें आइंस्टाइन ने कही कि जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब बेटा, अगर फर्ज करते हैं हम आपको ये कहते हैं कि आप जो है यस 1 ग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये कैलकुलेट कर दें।
तो 1 ग्राम जो है दैट डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मास कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। ये किस लिए किया? ताकि ये किलोग्राम में बन जाए। और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो वी गेट 9 × 10⁻13 joules of energy. Just 1 gram of mass is converted into energy. Any query? तो बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, यानी न्यूक्लियस के डिके करने से, न्यूक्लियस के अनस्टेबल न्यूक्लियस के अपने आप को स्टेबल करने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी द न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कैसे आएगी? न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है कि जब हम पेरेंट न्यूक्लियाई जो हैं उनके मास में से डॉटर न्यूक्लियाइड के मास को हम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक चीज आती है, उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। और हम यूज करते हैं E = mc²। इस इक्वेशन में जो m है दैट इज द मास डिफेक्ट एंड E इज द एनर्जी। ठीक है। अब बेटा अगर हम आपको ये कहें कि 1 ग्राम से आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो दैट इज 9 × 10⁻13 जूल्स। किसी का कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। वो एनर्जी कैसे रिलीज करता है? वो अपना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Then the next is न्यूक्लियर रिएक्शंस। हमारे पास बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक होता है फिजन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में अब हम देखेंगे कि क्या किस तरह से वर्किंग होती है, क्या है। तो फिजन रिएक्शन में क्या है? इन अ फिजन रिएक्शन अ हेवियर न्यूक्लियस splits into two lighter nuclei. न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी इज रिलीज। ये बेटा इसकी डेफिनेशन होगी। किसी भी फिजन रिएक्शन के लिए आप क्या बताएंगे? एक हैवियर न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, साथ में न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है। तो व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाइड्स इट्स कॉल्ड फिजन न्यूक्लियर। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी में कन्वर्ट हो उसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। तो हम पहले फिजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इन फिजन रिएक्शन अ हैवी न्यूक्लियस splits into two lighter nuclei, neutrons and energy is released। और जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है बेटा, ये फिजन रिएक्शन। और अगर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन सोचेंगे तो जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं उनमें जो रिएक्शन आता है वो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन जो है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करनी है, ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। ठीक है। अब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिएक्शन हम कराएंगे कैसे। हमारे पास ये यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर हमने ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की। जैसे ही यूरेनियम ने इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, यूरेनियम अनस्टेबल हो गया और इसने दो लाइटर न्यूक्लियाई बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गए। यहाँ इसका मास नंबर देखें, ये 235 है। और जो आपके पास बैरियम है इसका हमने ए फाइंड किया था, तो दिस ए जो हमने फाइंड किया था दैट इज आई थिंक हमारे पास ए की वैल्यू आई थी 141। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ए जो है वो 141 आया था। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो अब ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, आपको याद है ना, मास नंबर डिफरेंट है इनके। ये 141, ये 92, ये 235 है, तो ये इससे लाइटर न्यूक्लियाई बन गए। साथ में ये तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। अगर मैं इसको डायग्राम पे समझाऊं आपको,
ये डायग्राम पे अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये डायग्राम पे ये हमारे पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के ऊपर हमने ये यूरेनियम है, इसके ऊपर हमने ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, इसने इसको एब्जॉर्ब किया। जैसे ही यूरेनियम ने इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, तो ये अनस्टेबल हो गया और इसने दो लाइटर न्यूक्लियाइड्स में ये कन्वर्ट हो रहा है, साथ में ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और तीन न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में जो फिजन रिएक्शन है, इस फिजन रिएक्शन में जब भी आपको फिजन रिएक्शन को स्टार्ट करना होगा तो यू नीड अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जैसे ही यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब करेगा, वो अनस्टेबल होगा, दो लाइटर न्यूक्लाइड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है मेरे ख्याल से। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये आपके पास जो है, ये बेटा दो लाइटर न्यूक्लियाई बन गए और ये आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि हमारे पास ये, मैंने एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट कर देता हूँ कि हमारे पास ये ए की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है। तो बिफोर, जो पेरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं इनके मास नंबर का सम, दिस वन, दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर्स ऑफ द आफ्टर द रिएक्शन, जो डॉटर्स हैं उनके। तो ये आ गया बेटा ए प्लस 92 प्लस तीन न्यूट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन पे मास नंबर 1 है, न्यूक्लियॉन नंबर 1 है। तो यहां से अगर आप अब्दुल्ला इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो बिफोर डिके जो ये डॉटर्स हैं इनके मास नंबर का सम और आफ्टर इसके बराबर होता है। ये मैंने क्लास में कैलकुलेट कराया था, पहली पहली क्लास में जब हम न्यूक्लियर को स्टार्ट कर रहे थे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 141 आ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये प्रोटॉन नंबर है, यहाँ पे हमें ये बी फाइंड करना है। तो ये प्रोटॉन नंबर है 92 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू 56 प्लस बी, 3 इंटू दिस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 92, ये आ गया 56, ये आ गया और ये बी अपनी जगह पे आ गया। तो 92 माइनस 56, ये बी की वैल्यू आ गई 36। इस तरह से कोई भी अननोन आप इक्वेशन के अंदर फाइंड कर सकते हो। ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की इक्वेशन है। इसमें ये न्यूट्रॉन है विच इज स्लो मूविंग, ये यूरेनियम एब्जॉर्ब कर रहा है और ये अनस्टेबल होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है तीन न्यूट्रॉन हो, समटाइम्स दो भी होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये डायग्राम से मेरा ख्याल है कि सारी बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। न्यूक्लियर, अब बेटा अब मेरे आपको सिखाना है कि ये न्यूक्लियर जो फिजन है इट्स अ चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन कैसे है इसको समझते हैं। हमारे पास ये एक न्यूट्रॉन है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम ने एब्जॉर्ब किया, यूरेनियम अनस्टेबल हुआ, इसने एनर्जी रिलीज की और साथ में बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्रिप्टॉन आ गया, ये बैरियम आ गया और इसने तीन न्यूट्रॉन्स को रिलीज किया। अब ये जो तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ये तीन न्यूट्रॉन्स फर्दर दूसरे जो यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, बेटा एक न्यूक्लियस तो नहीं होगा ना, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे। अगर आप एक ग्राम भी सोचे तो एक ग्राम में आप इमेजिन करें कितने न्यूक्लियस होंगे। तो ये एक टाइनी न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब किया इस न्यूट्रॉन को, ये अनस्टेबल हुआ, इसने एनर्जी रिलीज की, साथ में बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ और साथ में इसने क्या किया बेटा, इसने जो है आपके पास तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज किए। ये तीन जो न्यूट्रॉन इसने रिलीज किए, ये जो रिलीज न्यूट्रॉन है, ये दूसरे जो यहाँ पे ये यूरेनियम है इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। जैसे ही इन्होंने एब्जॉर्ब किए,
तो ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसने ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हुआ, ये बेरियम क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ और इसने फर्दर 3 न्यूट्रॉन रिलीज किए। ये सेकंड वन, जो दूसरा न्यूट्रॉन इस पे गिरा, इस ये भी, ये वाला न्यूक्लियस, सेकंड न्यूक्लियस जो है, इसको नंबर दे देते हैं, से दिस इज 2, ये 1 और ये 3। तो जो आपके पास 2 है, ये 2 भी जो है आपके पास अनस्टेबल हुआ और ये डिके किया और इन्होंने न्यूट्रॉन्स को रिलीज किया। थर्ड वन जो है, इसने भी ऐसे ही किया। अब बेटा ये फर्दर और न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये आगे और यूरेनियम होंगे, वो इन यूरेनियम जो है इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वो अनस्टेबल होंगे, उनसे फिर जो है न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो आगे जाएंगे और हर डिके के अंदर एनर्जी रिलीज होती जा रही है। हर न्यूक्लियस जब डिके कर रहा है तो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है। दिस शोज दैट न्यूक्लियर फिजन इज अ चेन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन इज अ चेन रिएक्शन। अब यानी अगर हम इसको स्टेटमेंट बनाए इसकी, अगर फर्ज करते हैं तो when a heavy nucleus absorbs a neutron, it splits into lighter nuclei. ये बेटा चेन रिएक्शन की स्टेटमेंट बन गई। आप हैवी न्यूक्लियस की जगह यूरेनियम 235 का वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हेन अ यूरेनियम 235 nuclei absorbs a neutron, it splits into lighter nuclei. Energy and neutrons are released. These released neutrons are absorbed by other heavy nuclei. जो आपके पास ये है यूरेनियम 235, देन ये मतलब यूरेनियम 235 के दूसरे जो न्यूक्लियाई होंगे वो उन रिलीज्ड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे और ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, ये न्यूक्लियाई स्प्लिट करेंगे यानी डिके करेंगे और फर्दर और न्यूट्रॉन रिलीज करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा
और जो कैसे कंटिन्यू रहेगा, जो रिलीज न्यूट्रॉन होंगे वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होते रहेंगे, और इस तरह से एनर्जी भी रिलीज होती रहेगी और न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। आई होप मेरी आवाज आ रही है और क्लियर है बात। ये इस पे कोई मसला है तो प्लीज बता दें। जी बेटा, जब भी डिके होगा तो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये आपके पास न्यूट्रॉन, पहले पहले तो आपने खुद फायर किया इस न्यूट्रॉन को, जो इस यूरेनियम ने एब्जॉर्ब किया। बस आपने सिर्फ ये एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की। आप यूं सोचें, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ, इसने लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज की और ये न्यूट्रॉन्स रिलीज की। अब हर डिके पे 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये फर्दर दूसरे जो यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं वो इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर जिन्होंने एब्जॉर्ब किया वो अनस्टेबल हो जाएंगे और वो एनर्जी रिलीज करेंगे। अब ये आपके पास जब एनर्जी, हर न्यूक्लियस जब एनर्जी रिलीज करेगा यानी डिके करेगा, तो वो 3 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन इसने रिलीज किए, इससे आगे ये 3 यूरेनियम फिर इनको एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो डिके करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये चेन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो जब भी कोई न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करेगा, तो वो अपने साथ एनर्जी के साथ साथ लाइटर न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा। वो जो रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्दर दूसरे जो यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर वो यूरेनियम के न्यूक्लियस खुद अनस्टेबल होंगे, फिर फर्दर वो और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। वो जो रिलीज न्यूट्रॉन्स होंगे इससे आगे और जो न्यूक्लियाई होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो डिके करेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई रिएक्ट करेंगे, डिके करेंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आपने यहाँ पे बम्बार्डमेंट की, लेटर ऑन सारे न्यूट्रॉन खुद ब खुद रिलीज होते जा रहे हैं और ये रिएक्शन खुद ब खुद चलता जा रहा है। दिस इज हाउ द चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये कोई मसला है इसमें भाई, प्लीज बताइए। चलो बेटा, थैंक यू। तो अब बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सोचते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा इसका स्टडी, इसको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये देख लेते हैं। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा रिएक्शन होगा? फिजन रिएक्शन होगा, और ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। कंट्रोल कैसे होगा मैं अभी आपको वो सिखाऊंगा। तो फिजन रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में टेक प्लेस करता है, और रिएक्टर में कैसा रिएक्शन होगा? चेन रिएक्शन। यानी ये जो मैंने आपको बताया है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये चेन रिएक्शन होगा। अब बेटा इसमें जो फ्यूल है वो यूरेनियम को यूज किया जाएगा, यूरेनियम U-235। हैवी वाटर या ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं। ये हम क्यों यूज करते हैं मैं ये यहाँ पे समझाता हूँ। जब बेटा यहाँ पर ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किया तो ये अनस्टेबल हुआ। अब ये एनर्जी रिलीज हुई, साथ में क्रिप्टॉन और बेरियम भी बने। ये जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे ये बहुत फास्ट मूविंग होंगे। हमें चाहिए कि ये जो यूरेनियम के न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि ये तो बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब हमें इनको स्लो डाउन करना है, ताकि ये इनकी इनकी इनको डिसलरेट करना है, इनकी स्पीड कम हो और ये बहुत ही कम स्पीड के साथ जाए, ताकि यूरेनियम U-35 जो है इसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर ये फास्ट स्पीड के साथ जाएगा तो ये इसमें से क्रॉस कर जाएगा।
तो हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए ताकि ये यूरेनियम U-235 जो है इसको एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो टू स्लो देम, इनको डिसलरेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हैवी वाटर की। हैवी वाटर बेटा, जो हाइड्रोजन है, जो आपने हाइड्रोजन H2O, यानी हाइड्रोजन से जो आपके पास वाटर बन रहा है, ये प्योर जो हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप से, ड्यूट्रियम से या ट्राइटियम से जो वाटर बनेगा वो हैवी वाटर कहलाएगा। तो ग्रेफाइट या हैवी वाटर जो होगा वो क्या करेगा, वो स्लो डाउन करेगा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको मॉडरेटर कहते हैं। ये यूरेनियम की स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक की डिस्कशन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम है वो फ्यूल के तौर पे यूज होगा, और बेटा हैवी वाटर या ग्रेफाइट की रॉड्स को यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ताकि रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू किया जा सके। उसके बाद बेटा और होती हैं ये बोरॉन या कैडमियम की रॉड्स होती हैं। ये रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ न्यूट्रॉन कैसे इस रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट करते हैं, ये न्यूट्रॉन जो हमने यहाँ पे रिलीज किया, इसको यूरेनियम ने इसको एब्जॉर्ब किया, अनस्टेबल हुआ, एनर्जी रिलीज की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। ये हैवी वाटर में से या ग्रेफाइट में से पास करेंगे, तो क्योंकि वो बहुत डेंस है, ये स्लो डाउन हो जाएंगे, उसको क्रॉस करते हुए इनकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, तो ये यूरेनियम, ये न्यूक्लियाई नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को एब्जॉर्ब करेंगे। नाउ इमेजिन दैट, आप इमेजिन करें कि आपके पास ये जो आपके पास ये वाला न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो है ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए। अब आप सोचें, जैसे ही ये वाला न्यूट्रॉन यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए यानी खत्म हो जाए, अब यू गॉट ओनली 2 न्यूट्रॉन्स। तो आपका जो ये वाला रिएक्शन का पार्ट है, ये वाला तो टेक प्लेस ही नहीं करेगा क्योंकि एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया। यानी आपका ओवरऑल जो रिएक्शन है, अगर आप उसको इमेजिन करें कि आपका जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन में आपके पास ये वाला पोर्शन तो होगा ही नहीं। अब आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये टेक प्लेस कर रहा है। ऐसे ही आप इमेजिन करें कि आपके पास ये तीसरा, जो आपके पास ये सेकंड न्यूट्रॉन था, ये सेकंड न्यूट्रॉन भी जो है ये आपसे, ये आपके पास एब्जॉर्ब हो जाए। अब रिएक्शन और स्लो हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर तीसरे को भी बेटा, अगर यहाँ पर हम जो है बोरॉन रॉड या कैडमियम, इसको भी एब्जॉर्ब कर ले, तो अब फर्दर आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियस का डिके होगा। इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं, वो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर दिया हमने, वो कैडमियम ने या बोरॉन ने एब्जॉर्ब कर लिए, कंट्रोल रॉड्स ने एब्जॉर्ब किए। उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, वो टेक प्लेस ही नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी बात क्लियर है कि हमारे पास जो कंट्रोल रॉड्स हैं, वो जो ये रिलीज्ड न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे जो आपके पास रिएक्शन में जो यूरेनियम जिनके साथ उन्होंने जाके डिके करना है, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्रॉब्लम इसमें तो भाई मुझे प्लीज बताइए, ये आपको क्लियर होगी बात? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो बेटा एक सील्ड बिल्डिंग होती है, मेड अप ऑफ थिक लेड एंड कंक्रीट वॉल्स होती है उसकी। उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर का ये सारा काम होता है। यानी अगर मैं एक सिंपल डायग्राम,
जी कंट्रोल रॉड्स हैं, कंट्रोल रॉड्स का तो यही फंक्शन है ना बेटा। देखो ये यहाँ पे, ये आपके पास येलो वाले जो है यूरेनियम है, फ्यूल है, और ये कंट्रोल रॉड्स हैं। जितने इधर रिएक्शन होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, ये न्यूट्रॉन जो है ये कंट्रोल रॉड्स उनको एब्जॉर्ब कर रही होंगी। ठीक है, ये रॉड ये ऊपर है, ये इसको और ऊपर ले जाए तो रिएक्शन और विगरियस हो जाएगा। ये रॉड्स को नीचे इसके अंदर डीप इनसाइड ले जाए तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास ये इसकी आउटसाइड वेसल है, और ये यहाँ पर हैवी वाटर कह लें आप, उसकी प्रेजेंस है, या ग्रेफाइट की रॉड्स भी लगाई जा सकती हैं। यानी अगर मैं आपको इसका एक रिएक्शन एक और भी, ये आपके पास फ्यूल रॉड्स है, यानी यूरेनियम है। ये आपके पास कंट्रोल रॉड्स है, और ये जो आपके पास आउटर साइड पे ये इसके ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है फ्यूल के ऊपर, यूरेनियम के ऊपर, ये आपके पास जो है ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट इस तरह से, इस ये जो यहाँ पर ये जो यूरेनियम है, दिस वन, ये यूरेनियम, यहाँ से आपने बम्बार्टमेंट की न्यूट्रॉन की, जब ये न्यूट्रॉन इस ग्रेफाइट में से क्रॉस करेगा तो वो स्लो हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद यूरेनियम का एक न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन बनाएगा, साथ में न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो वो न्यूट्रॉन जो रिलीज करेगा वो फर्दर इस तरह से बाहर स्केप करेंगे, और स्केप करेंगे और इस रॉड के अंदर जाके पेनिट्रेट करेंगे। यहाँ पर यूरेनियम जो है, क्योंकि ये यहाँ से ग्रेफाइट से होते हुए जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जाते हुए भी और एंटर होते हुए भी, तो ये बहुत ही स्लो मूविंग है। तो यहाँ पर मौजूद जो यूरेनियम है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह से वो रिएक्शन करेगा। तो ये जितने भी आपके पास न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे वो इस ग्रेफाइट से पास होके जाएंगे। नाउ इमेजिन दैट ये कंट्रोल रॉड यहाँ पे आ जाए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कंट्रोल रॉड यहाँ आ जाए। अब जितने न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे वो सारे न्यूट्रॉन कंट्रोल रॉड क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी दोनों साइड से जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। इस तरह से आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। भाई ये रिएक्टर में वर्किंग समझ में आई है कैसे होती है? अब्दुल्ला आप यही पूछ रहे थे भाई, क्लियर होगी आई होप। तो ये आपके पास यूरेनियम है, इसके सराउंडिंग में ये ग्रेफाइट है। अब जैसे ही यूरेनियम डिके करेगा तो इसमें से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जो इन ग्रेफाइट्स में से पास करते हुए जाएंगे। ये कंट्रोल रॉड्स को हम नीचे यूपर लेकर जाएंगे, इससे रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बेटा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास हम यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं, हम वाटर भी यूज करते हैं। तो हम वाटर को यूज कर रहे हैं। तो वाटर जो है वो ये काइंड ऑफ अ कूलेंट है यूं कह लें आप। तो ये यहाँ से हीट एनर्जी जो रिलीज होगी, पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और स्टीम में कन्वर्ट होकर बेटा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, और वहां से फिर वो हम सप्लाई करते हैं बेटा। ये यहाँ से ये हॉट जो पानी है यहाँ पे आया, यहाँ से जो है ये स्टीम बनी, और स्टीम जो है ये टरबाइन को, ये टरबाइन है, टरबाइन को मूव करेगी, और टरबाइन से ये अल्टरनेटर लगा हुआ है, और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यानी जनरेटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होगी। ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, फर्ज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से ये पंप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ फेंक रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हीटअप होके यहाँ से इधर आ रही है। यहाँ पर पानी मौजूद है, इसको कहते हैं बॉयलर। तो बॉयलर के अंदर पानी है, तो इस बॉयलर के अंदर जो पानी है ये हीट को मतलब पानी जो है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम बनेगा, और ये लिफ्ट होगी, स्टीम यहाँ से आएगी, यहाँ पर जो टरबाइन है इस टरबाइन के फिन्स पंखे जो है उनको घुमाएगी, इससे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो बेसिकली जो थर्मल, ये जो आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ये थर्मल पावर प्लांट होता है, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का सिस्टम समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताएं।
तो बेटा ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ग्रेफाइट, मॉडरेटर, ये मैंने सारी डिटेल लिख दी है, अब मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये अब मैंने समझा दिया है, सारी थ्योरी लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब इसके स्कीमेटिक वर्किंग समझते हैं दोबारा से। फिजन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अ टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। हीट इज यूज्ड टू बॉयल वाटर एंड मेक स्टीम। Steam at high pressure is used to turn turbine. Turbine then turn generators. Generator produce electricity. ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर फिजन रिएक्शन हुआ। फिजन रिएक्शन से हीट एनर्जी जनरेट हुई। दैट हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दिस बॉयलर। बॉयलर में स्टीम बनेगी। दैट स्टीम इज ट्रांसफर्ड टू टरबाइन। टरबाइन के फिन्स घूमेंगे, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी होगी टरबाइन की, यानी रोटेट करेगा। यहाँ से जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करके देगा। दिस इज हाउ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स। एनी क्वेरी, कोई मसला इसमें भाई, कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। दूसरी टाइप का जो रिएक्शन होता है इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, अकर्स व्हेन टू और मोर लाइट स्मॉल न्यूक्लियाई कम टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। जैसे ये ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये ड्यूट्रियम है और ये ट्राइटियम है। दे फ्यूज टुगेदर, ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं। उसकी उससे क्या बन रहा है, यहाँ पे हीलियम बन रहा है और साथ में ये न्यूट्रॉन जो है ये रिलीज हो रहे हैं। नहीं, सारे तो थर्मल नहीं होते बेटा। जो सोलर एनर्जी से एनर्जी जनरेट होती है या जो विंड टर्बाइन से एनर्जी जनरेट होती है वो तो हीट से नहीं होता ना। आपके पास जो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हम लोग हीट एनर्जी होती है। दूसरा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हीट एनर्जी यूज करता है। इसके अलावा अगर आप जो है डैम से जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ये बात समझे आप लोग। ये दो देखें, हाइड्रोजन के ये दो आइसोटोप्स हैं और ये हैवी न्यूक्लियस हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और साथ में ये आपके पास क्या रिलीज कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस एट सन, ये सन पे टेक प्लेस करता है। ये स्टार्स में रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो याद रखें, जो आपके पास ड्यूट्रियम और ट्राइटियम मिलकर क्या बन रहा है, आपके पास हीलियम बन रहा है। अब बेटा इस रिएक्शन का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये रिएक्शन जो है फ्यूजन होना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू फिजन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस के ऊपर ये जो हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ट्राइटियम भी न्यूक्लियस है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये एक दूसरे से फ्यूज कैसे करेंगे, अब ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमें पता है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर इमेजिन करें कि ये जो हाइड्रोजन का जो ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हैं, तो ये एक इतने ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनका मोमेंटम इतना ज्यादा होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए भी एक दूसरे से ये क्या करेंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो बेटा याद रखना जो फ्यूजन रिएक्शन है दैट हैपेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर। The nuclei should be heated up to 10 power 8 Kelvin or more so that the nuclei will have enough kinetic energy to overcome electrical repulsion between them. तो वो आपस में जो एक दूसरे से
रिपल्जन है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, द सन एक्वायर्स इट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ड्यूट्रियम clashes with tritium to form a helium nucleus at a high temperature, तकरीबन 15 into 10 power 6 डिग्री सेल्सियस है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो this accompanied by a release of neutron and a mass defect. The mass defect produces massive amount of energy. A hydrogen bomb also uses the principle of nuclear fusion for its design. तो बेटा जो लाइटर न्यूक्लियाई है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दो लाइटर न्यूक्लियस एक दूसरे से आकर मिलेंगे, तो वो तो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है उस पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो एक दूसरे से आसानी से फ्यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करते हुए ये एक दूसरे से फ्यूज कर रहे हैं। जैसे ही फ्यूज करते हैं तो ये हीलियम बन रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये न्यूट्रॉन आपके पास आ रहा है, तो ये हीलियम न्यूक्लियस बना, एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। फिजन के मुकाबले में फ्यूजन रिएक्शन में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी अबाउट दिस रिएक्शन? मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी इसकी चार्जिंग भी जा रही है, मेरे पास बैटरी जो है आईपैड की बहुत कम रह गई है, बस जल्दी जल्दी से इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर काम फिर कल देखते हैं। तो ये हमारे पास से फिगर 11.1 इलस्ट्रेट न्यूट्रॉन हिटिंग अ यूरेनियम 235, क्रिप्टॉन एंड बेरियम, एंड 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे बने। यूरेनियम 235 nucleus splits into nucleus of barium and a nucleus of krypton, and 3 neutrons are released. State the name of this process. क्या नाम है बेटा इस प्रोसेस का? ठीक है सादिक भाई। न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। उसके बाद बेटा आपके पास सवाल में, दिस प्रोसेस में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूक्लियर इक्वेशन, एन इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन इज शोन। ये आपके पास इनकम्प्लीट इक्वेशन का वर्जन है जो अभी हमने फाइंड भी किया। ये ए है, ये इसको मैं बी कह लेता हूँ। ये ए और बी की वैल्यूज आपने पहले भी फाइंड की हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। कैलकुलेट कर, यूरेनियम 235 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 141 बता रहे हैं सादिक। कैसे फाइंड करते हैं बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ए माइनस जी, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ये न्यूक्लियॉन नंबर है, जी प्रोटॉन नंबर है। तो 235 में से 92 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 141, 143 सॉरी, 161। 235 माइनस 92, 143 आएगा बेटा, 161 नहीं होगा। द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन ये रहा, सॉरी ये क्रिप्टॉन है, इसका प्रोटॉन नंबर दिस बी, ये फाइंड करना है। अच्छा ठीक है सादिक, क्रिप्टॉन का बेटा प्रोटॉन नंबर बताएं, ये बी। तो बेटा सम जो है 92 प्लस 0 इज इक्वल टू 56 प्लस बी, वो तो 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। प्रोटॉन 3, चलो लिख देता हूँ 3 इंटू 0, तो बी कितना आएगा बेटा आपके पास? 36। ऐसे ही बेटा न्यूक्लियॉन नंबर फाइंड करो ऑफ द बेरियम न्यूक्लियस। बेरियम न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन नंबर दिस ए, ये फाइंड करो। ठीक है सादिक, आपका आंसर। हसन आपका आंसर जी सही है बेटा, तो दिस इज 141। ठीक है।
During this process, there is a decrease in mass, energy is released. The decrease in mass is 3.1 times 10 power minus 28 kg. The speed of light is 3 into 10 power 8 meters per second. Calculate the energy released in this process. Please energy released calculate करके बताएं. So in a nuclear reaction, E is equals to delta m c square. This delta m is the mass defect, c is the speed of light. So decrease in mass is 3.1 into 10 power minus 28. This is the mass defect. And the speed of light is given to us 3 times 10 power 8 whole square. So energy released is 2.79 times 10 power minus 11 joules. प्लीज ये चेक करें आंसर सही है. सादिक आपका आंसर सही नहीं है. ओके ठीक है बेटा, ये आंसर सही है हमारा. ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. A nuclear power station generates electrical energy in the G Asan sahi answer. In the power station, steam is used to drive a turbine. Describe how the splitting of uranium 235 is used to produce steam. You may include a block diagram. तो ब्लॉक डायग्राम ये बन गई आपके पास कि फिजन रिएक्शन रिएक्टर में हुआ, हीट जनरेट हुई, यहाँ से कूलेंट के पास गई, कूलेंट ने हीट एक्सचेंज की यानी स्टीम बनी पानी से, यानी ये बॉयलर है. यहाँ से स्टीम बनी, दैट स्टीम इज शिफ्टेड टू द टरबाइन एंड देन टरबाइन रोटेट्स, जनरेशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की और वो कंज्यूमर के पास जाएगी. ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ. तो due to fission a large amount of heat energy is produced which is transferred to the reactor coolant. The coolant may be water, gas or a liquid metal. The heated coolant is made to flow through a heat exchanger where water is converted into high temperature steam. The generated steam is then allowed to drive a steam turbine. The steam, after doing its work, is converted back into water and recycled to heat exchanger. The steam turbine is coupled to an alternator which generates electricity. The generated electrical voltage is then stepped up using a transformer for the purpose of a long distance transmission. This is the whole concept. ये जब आपने ट्रांसफार्मर्स और ये पढ़ा हुआ होता है तो सीआईज में आप इस आंसर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे. ये कंप्लीट बेटा आपके पास पावर जनरेशन के बाद क्या हो रहा है, ये कंप्लीट आंसर है इसका. ठीक है जी. अब बेटा एक क्वेश्चन और है इसमें, बस वो भी करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बैटरी डेड होने वाली है. इसकी फिगर 11.1 रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ये आपके पास ट्राइटियम है, ये आपके पास ड्यूट्रियम है. ये बेटा पार्टिकल बी बन रहा है और ये पार्टिकल ए बन रहा है. तो जो पार्टिकल बी है आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन रिलीज होता है और हीलियम बनता है. तो at very high temperature nuclei of two isotopes deuterium and tritium fuse together, energy is produced and two new particles are formed, particle A and particle B. Explain what is meant by isotopes of a hydrogen. तो इसका मतलब क्या है बेटा, आइसोटोप का मतलब क्या है? सेम प्रोटॉन नंबर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है जी आसान, ठीक है बिल्कुल आपका आंसर. जी डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होंगे, बिल्कुल सही है बेटा. Use figure 11.1 to state the number of neutrons in a nucleus of isotope deuterium, sorry tritium. ट्राइटियम में कितने होंगे बेटा न्यूट्रॉन्स?
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस जी होता है, तो 3 माइनस 1 कितना बनेगा 2। इसी तरह से बेटा नेम द नेम ऑफ पार्टिकल ए इज दिस, तो दिस इज न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन आ गया आपके पास। पार्टिकल बी, ये हीलियम है बेटा, पार्टिकल बी, तो ये आपके पास हीलियम आ गया, पार्टिकल बी। अच्छा, नेम द प्रोटॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बी, सॉरी, प्रोटॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बी, तो ये आपके पास हीलियम बन रहा है, तो प्रोटॉन नंबर कितना बनेगा बेटा पार्टिकल बी का, 2 बनेगा। द न्यूक्लियॉन नंबर वुड बी 4। At very high temperature, a very high temperature is needed to force nuclei together. Explain why. तो ये हमने यहाँ पर since both nuclei are positively charged and like charges repel each other, to overcome their electrostatic repulsion, high kinetic energy is needed. To increase kinetic energy, temperature is increased. तो ये 2 मार्क्स के लिए हमने जस्टिफाई कर दिया। तो बेटा इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब आईपैड की जो बैटरी है वो 6% रह गई है, तो ये अब किसी वक्त भी एंड हो जाएगा। तो अब कल की क्लास में फिर इसमें 1-2 सवाल और सॉल्व करेंगे, और कल हम लोग फिर न्यूक्लियर डिके में हाफ लाइफ और उसके ग्राफ और उसकी कैलकुलेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।